ठीक है भाई सुनो, देखो जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में पढ़ लिया था। हमने देख लिया था कि होमोलिटिक क्लीवेज कैसी कंडीशन में होता है, या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन जो है वो कैसी कंडीशन में होता है, किस मीडियम में होता है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, ठीक है ना। तुम्हारे पास क्या बना था, रेडिकल बन रहा था। तुमने पढ़ा था कि रेडिकल कैसा होता है, अनहेल्दी होता है ना। और रेडिकल फ्री फूड खाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने सारी कहानी पढ़ी थी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। अब हम लोग जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो दूसरा बॉन्ड क्लीवेज है या दूसरे तरीके का बॉन्ड फिजन है। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि रिएक्टेंट से रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्टेंट में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अब रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो होमोलिटिक तरीके से हो सकती है या हेटेरोलिटिक तरीके से हो सकती है। होमोलिटिक से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या था, रेडिकल था। होमोलिटिक मैंने बता दिया तुम लोगों को पूरा कि उसको हम लोग गैसेस मीडियम में कराते हैं, नॉन पोलर मीडियम में कराते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोग कहानी देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ हम देखने वाले हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन लिख लो, बॉन्ड फिजन, कि भाई ये क्या होता है। देखो देखो यार, पहली बात तो इसको समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेंगे इसी कहानी। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास में ए बी एक रिएक्टेंट था, ठीक है ना। इस बार क्या, पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं था ज़्यादा, ठीक है ना। ए और बी की जो वो थी, क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी। दूसरी बात, तुमने एच भी यूज़ कर रखा था। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भी और तुम नॉन पोलर मीडियम या तुम एच यूज़ करते हो, तुम्हारा रेडिकल बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर तुम सनलाइट यूज़ नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर तुम सनलाइट यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पर तुम मीडियम यूज़ करोगे, पोलर मीडियम यूज़ करोगे, तो ये बॉन्ड है ना वो टूटेगा कुछ तरीके से। अब वो कैसे टूटेगा वो देखो। मान लो तुम्हारे पास में ए और बी है और इस बार ए और बी के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। और वो कैसा है कि जो ए है ना वो तो है तुम्हारे पास में डेल्टा नेगेटिव, और बी जो है वो होता है डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव ये बहुत बार यूज किया जाएगा, ठीक है ना। एक तो क्या होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो या तो मैं पूरा नेगेटिव बनाऊंगा या मैं पूरा पॉजिटिव बनाऊंगा। पूरे नेगेटिव का क्या मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है ना। और पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से निकल चुका है उससे, ठीक है। और पार्शियल नेगेटिव, ये जो डेल्टा नेगेटिव है इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना। डेल्टा नेगेटिव को क्या बोलते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और डेल्टा पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है ये मैं बताता हूँ। देखो मैंने वही वाली एनालॉजी लेके चलते हैं जो हम लोग, जिससे हम समझते हैं कि भाई दो बंदे आए बिजनेस में, है ना, मतलब पार्टनरशिप करी उन्होंने और बिजनेस स्टार्ट किया। 50 मैंने लगाए, 50 सामने वाले ने लगाए, ठीक है ना। तो विद टाइम जैसे जैसे ज़्यादा गया बिजनेस, तो मैं ग्रीडी बन गया। मान लो मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे मन में लालच आ चुका है, हमने पैसे लगाए थे, 50 मैंने लगाए थे, 50 उसने लगाए थे, टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ, तो मैंने क्या बोला कि यार 75 मैं अपने पास रख लेता हूँ और उसके बाद 25 ही रहने देता हूँ। डाले तो 50 और ले कितने, 75। तो मतलब 25 का मैंने वो करा ना, जो उसके 25 थे, जो एक्चुअली उसके 25 हैं, वो मैंने क्या करे अपनी तरफ खींच लिए। मतलब 50 मैंने ऐड किए थे, 50 उसने ऐड किए थे, पर मैंने अब अपनी तरफ कितने कर लिए, 75, और उसके पास केवल 25 रहने दिए। तो मैं कैसा हो गया, मैं ग्रीडी हो गया। मतलब मैं पार्शियली ग्रीडी हूँ। क्यों पार्शियली ग्रीडी, क्यों, क्योंकि मैंने पूरे 100 थोड़ी खींच लिए उससे। मैंने थोड़ी ना बोला कि तू निकल जा, पूरे 100 में रखूंगा अपने पास में, ऐसा नहीं किया मैंने क्या किया, केवल 75 अपने पास रखे, कुछ अच्छा ही है मेरे अंदर, इसीलिए मैं पार्शियली नेगेटिव हूँ, पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हूँ। तो इसीलिए इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच लेगा अपनी तरफ, वो क्या करेगा, उसमें से कुछ पोर्शन लेगा अपने पास में, मतलब उसकी जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना अपनी तरफ कर लेगा। ऐसा नहीं कि पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन ही खुद लेके भग गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव का, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे मान लो तुमने कोई पोलर मीडियम डाला, पोलर मीडियम यूज कर रखा है, तो H2 क्या होता है, H2 एक पोलर मीडियम होता है। पोलर का क्या मतलब होता है, उसमें कुछ पोलैरिटी होती है। जैसे अगर मान लो मैं H2O के स्ट्रक्चर को देखूं, ये समझ लेना, अब वैसे तुम इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, डाइपोल मोमेंट वगैरह तुम पढ़ते हो, तो वहां पर क्या होता है, तुम्हारा जो ऑक्सीजन होता है ना, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है, वही वाली बात कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। मैग्नेटिक मोमेंट को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे टाइनी बार मैग्नेट होता है ना, वैसा कुछ डेवलप हो जाता है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो टाइनी बार मैग्नेट में तुम्हें पता है कि बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। तो तुम ऐसा समझो कि यहाँ पे एक टाइनी बार मैग्नेट बन चुका है, जिसका ये एक नॉर्थ पोल, ये तो साउथ पोल हो गया, है ना। या तुम नॉर्थ साउथ को प्लस माइनस से भी डिनोट करो अगर, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह जनरेट हो जाता है, और वो बार मैग्नेट क्या होगा, मतलब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस बॉन्ड का खुद का कुछ डाइपोल मूवमेंट है, हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा है, पोलर नेचर का है। ये कैसा है, पोलर नेचर का है। क्यों है पोलर, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ऐसा एक इस बॉन्ड के अलाउंग एक टेम्पररी तो नहीं, इस बॉन्ड के अलाउंग एक परमानेंट स्मॉल डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो चुका है। डाइपोल मूवमेंट को तुम क्या बोल सकते हो, ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि वो एक टाइनी बार मैग्नेट है, ठीक है ना। बार मैग्नेट में जो दो एंड होते हैं, वैसे यहाँ पर दो एंड बन चुके हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये हम लोग समझे। तो ऐसे मीडियम के अंदर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पर बॉन्ड ब्रेक में पिछली बार क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ए लेके जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन बी लेके जा रहा था। इस बार क्या हुआ, बी तो बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन के जा रहा है, और ए क्या है, ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, खुद का तो इलेक्ट्रॉन लिया ही लिया, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया। तो इस बार क्या होगा, ए पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी पर क्या आ जाएगा बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ध्यान रखना। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बुराई, जिस बंदे ने बुराई खींच ली वो कैसा हो जाएगा, बुरा बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आ गया नेगेटिव चार्ज। और वो उसको बेचारे को तुम रिलेटिवली अच्छा बोल सकते हो, जो अपने क्या नाम से हक के लिए लड़ नहीं रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन के बैठ गया बेचारा, अच्छा बन गया, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा उसकी टेंडेंसी तो ये है कि वो पूरे 100 के 100 लेके भग जाए, ठीक है ना। पर वो इनिशियली नहीं लेके जाता, जैसे ही तुमने उसको करेक्ट सिचुएशन दी, करेक्ट मीडियम प्रोवाइड किया, वो फटाफट बोलेगा कि भाई तेरे 100 रुपये निकाल, 50 रुपये निकाल, अब मैं चला, पूरे 100 रुपये लेके निकल जाएगा अपने साथ में, ठीक है ना। तो पूरे 100 रुपये के हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन उठता है कि नेगेटिव क्यों आया। देखो ना, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। ए का इलेक्ट्रॉन तो पहले भी ए के पास में ही था, है ना। उसने क्या कर रखा था, बी के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर रखा था। जैसे तुमने जो करेक्ट मीडियम प्रोवाइड किया ना, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, साथ साथ में बी का इलेक्ट्रॉन भी लिया और चलता बना। तो हुआ क्या, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इसीलिए तो ए पर नेगेटिव चार्ज आया है। और बी से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब बी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ना बेचारे को, ठीक है। तो उसके ऊपर बी के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हेटेरोलिटिक जो बॉन्ड फिजन होगा उससे हमेशा आयंस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, आयंस का। आयंस में भी कौन से, कैटायन और एनायन का, ठीक है। कैटायन किसको बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को, एनायन किसको बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना कि जब भी तुम सिचुएशन करेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जैसी सिचुएशन तुमने प्रोवाइड कर रखी है उस तरीके का बॉन्ड क्लीवेज होगा। अगर तुम लाइट डाल रहे हो, लाइट डालते हो तो होमोलिटिक होता है, अगर तुम पोलर मीडियम प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में रेडिकल्स बनते थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाते थे। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में कोई एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चल जाता है और एक बेचारा पूरी तरीके से करीब हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो ये कहानी हो गई हमारी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव सामने आ गया, पोलर मीडियम का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं कहानी इसकी कि भैया हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व्स, ये बॉन्ड क्लीवेज है, ठीक है ना, इन्वॉल्व्स कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन एटम, ठीक है ना। कंप्लीटली एक एटम के ऊपर मूव कर लेते हैं, जैसे इसमें हुआ है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट तुम इसमें लिख सकते हो कि इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। आयंस का फॉर्मेशन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोला जाता है, कैटायन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहा जाता है, एनायन, ठीक है। ये कहानी हो गई। उसके बाद में इसको बनाओ, ऊपर वाला हटा दो, फिर बात करते हैं। देखोगे अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इट यूजुअली अकर्स
in polar medium like H2O, ठीक है ना। H2O कैसा होता है, पोलर मीडियम होता है। पोलर मीडियम का क्या मतलब है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और एक बॉन्ड मोमेंट बन रखा है, जहाँ जनरेट हो रखा है। जैसे अगर मैं इसी को यहाँ पे बनाना चाहूँ तो तुम ये बना लेना कि डेल्टा नेगेटिव एंड है, ये डेल्टा पॉजिटिव एंड है, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है ना। तो एक डाइपोल जनरेट हो चुका है, एक परमानेंट डाइपोल जनरेट हो चुका है। इस परमानेंट डाइपोल की वजह से इस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। पोलर है नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये कहानी हमें समझ में आ चुकी है इतनी, ठीक है। चलो अब इसमें ना दो केसेस बन सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, दो केसेस बन सकते हैं। पहली बात तो हमने अभी जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख ली, हमने ये लिख लिया A और B कुछ है और हमने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि कहीं पे ना तुम्हारे पास में जैसे मानो कि ऐसे लिख लें केस वन, ठीक है ना। तो केस वन क्या है, पहले हमने A और B का बॉन्ड बना रखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन का बॉन्ड बना रहा हूँ किसी चीज के साथ में, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, A और C का बॉन्ड बना रहा हूँ, और यहाँ पर ध्यान रखना C क्या है, कार्बन है, C क्या है, कार्बन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हो क्या सकता है कि भाई केस वन क्या है कि C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो A से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। सपोज ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए। अब अगर C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, है ना। मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा बताओ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा ग्रीडी होगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, ग्रीडी तो होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ग्रीडी है और कार्बन कैसा है, ग्रीडी है। तो कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है A से। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो तो तुम इनऑर्गेनिक में समझोगे, अभी तो मैंने तुम्हें केस जनरलाइज कर दिया, मैंने तुम्हें बोल दिया कि हाँ भैया C की जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो वहां पर क्या होने वाला है, जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, और क्योंकि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जैसे ही तुमने कोई करेक्ट मीडियम प्रोवाइड किया, सिचुएशन प्रोवाइड करी, तो C तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेचारे की नीयत में पहले ही खोट है, वो क्या करेगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो वहां पर क्या आएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और A पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना, कार्बन पे जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एनायन। इसका नाम क्या होता है, कार्ब एनायन, ठीक है ना। ऑफ कोर्स कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 4 ग्रुप लगे होंगे अलग अलग, है ना। वो मैंने नहीं बनाए, मेरे को तो केवल AC के बॉन्ड से मतलब है, इसीलिए मैंने क्या किया, केवल AC का बॉन्ड बनाया। अब तुम में से कई लोग हो सकता है ये डाउट हो रहा हो कि भैया कार्बन का एक ही बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो बाकी 3 नहीं बनाए। तो बाकी 3 इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अभी वो हमारे यूजफुल नहीं है, हमारे लिए केवल A और C का बॉन्ड काम का है, तो मैंने इसीलिए यही बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि अगर आपने करेक्ट मीडियम प्रोवाइड किया तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पर जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कार्ब एनायन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। जैसे फ्री रेडिकल एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट था, वैसे ही कार्ब एनायन भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होता है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। सिमिलरली मैं केस 2 बना सकता हूँ, जहां पर मैं क्या बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है ना वो इस बार लेस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने A और C का बॉन्ड बनाया, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कम है तो इसका मतलब इस बार डेल्टा पॉजिटिव किस पर आएगा, कार्बन पे, और डेल्टा नेगेटिव किस पर आएगा, A पे। तो बताओ, जैसे ही तुम करेक्ट मीडियम प्रोवाइड करोगे, बताओ किसकी नियत में खोट है, A की नियत में खोट है ना, तो A इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो इस बार कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और A पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। A पर नेगेटिव और C पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब C पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट का एक नाम होता है, और वो नाम होता है कार्बोकैटायन, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, कार्बोकैटायन। और ये क्या होता है, ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या बताया कि तुम्हारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास होमोलिटिक, एक होता है हेटेरोलिटिक।
सबसे पहले हमने होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज देखा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो होता है उसमें क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के पास जाएगा। जो रिजल्टिंग स्पीशीज बन रही है, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा बॉन्ड फिजन था वो कैसा था, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन था। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसा होता है कि दो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चले जाएं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर चले गए, अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर तुम्हारा कार्बन है तो जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज बनेगी उसका नाम क्या होगा, कार्बन है। और अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास कार्बन के साथ में जो बॉन्ड बना रखा है एलिमेंट वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बार क्या होगा, दूसरा एलिमेंट जो है कार्बन के अलावा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके चल जाएगा, तो वो बनाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो इन अ नटशेल हमारे पास में तीन तरीके के रिएक्टिव इंटरमीडिएट अभी तक हमने पढ़े। पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम लोगों ने पढ़ा क्या नाम से, कार्बन है, वो सॉरी फ्री रेडिकल। दूसरा हमने पढ़ा क्या नाम से, कार्बोकैटायन। तीसरा हमने पढ़ा कार्बेनायन। ध्यान रखना टोटल रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारे कोर्स में 5 है, ठीक है ना। कौन से रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल होता है जो हमने पढ़ लिया है, एक कार्बोकैटायन होता है, कार्बेनायन होता है, एक होता है नाइट्रीन और एक होता है कार्बीन। तो नाइट्रीन और कार्बीन तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो जब जरूरत होगी तभी पढ़ लेंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं है हमें। तो अभी हमने क्योंकि होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढ़ा था, तो होमोलिटिक क्लीवेज से हमारे पास एक टाइप का बॉन्ड एक टाइप का बन रहा था फ्री रेडिकल, और इसमें क्या बन रहा था हमारे पास, आयंस, जिसको बोलते हैं कार्बोकैटायन और कार्बेनायन। ठीक है, चलो ये कहानी हमारी खत्म हो गई, इसको हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मैं तुम्हें एक कार्बोकैटायन और कार्बेनायन की फोटो बना के दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि भाई वो दिखते कैसे हैं एक्चुअली, ठीक है ना, देखने में कैसे हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेंगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इतना बनाओ फिर बात करते हैं। ठीक है भाई, तो आओ फोटो देख लेते हैं इनकी थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लेके चलेंगे भैया कार्बोकैटायन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा कार्बोकैटायन के बारे में, फिर बताऊंगा कार्बोनायन के बारे में, फिर बताऊंगा फ्री रेडिकल के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ना पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है ना, ध्यान रखना। कार्बोकैटायन में डिटेल डिस्कशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है ना। क्योंकि कार्बोकैटायन में तुम जैसे आगे जाओगे तो तुम्हें रीअरेंजमेंट और ऐसी वैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं तुम्हें केवल कार्बोकैटायन की फोटो दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो, और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोकैटायन के बारे में, ठीक है ना। देखो भाई कार्बोकैटायन क्या होता है, पहली बात तो कार्बोकैटायन वो होती है स्पीशीज, लिख लेना कि एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना। और कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। फिर इसमें लिख लेना शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, इसका मतलब शॉर्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्वेश्चन उठता है, हाफ लाइफ का क्या मतलब है। देखो हाफ लाइफ को हम लोग टी हाफ ऐसे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन उठता है टी हाफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ का मतलब है कि कितने टाइम में, जैसे मान लो मेरे पास में 100 कार्बोकैटायन है ना, उनके डीकम्पोज होने की मतलब कितना टाइम लगेगा, मतलब 50% डीकम्पोजिशन होने में कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग टी हाफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक इंसान 100 साल की पूरी जिंदगी जीता है, तो उसका टी हाफ कितना हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई एक बंदा है जो क्या कहते हैं 80 साल जीता है, तो 80 साल जीता है तो उसका टी हाफ कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। कोई बंदा जो 60 साल जीता है तो उसकी टी हाफ कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। तो जितना अनस्टेबल होगा ना उसका टी हाफ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अनस्टेबल का क्या मतलब है कि वो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल से देखा कि एक बंदा है जो 100 साल जी रहा है, तो उसका टी हाफ कितना हो गया, 50 साल। एक बंदा है जिसका टी हाफ, एक बंदा जो 80 साल जीता है उसका टी हाफ कितना होगा, 40 साल होगा। एक बंदा होगा जो क्या कहते हैं 70 साल जीता है, तो उसका टी हाफ कितना होगा, 35 साल, 35 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, टी हाफ जितना जितना कम होता जाएगा वो रिएक्टिव हो जाएगी उतनी स्पीशीज। रिएक्टिव का क्या मतलब है, अनस्टेबल हो जाती है। जो भी चीज अनस्टेबल होती है ना वो रिएक्टिव होती है नेचर के अंदर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि शॉर्ट हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ से हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग ना किसी भी चीज की रिएक्टिविटी को या स्टेबिलिटी को ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं बोलते कि भाई ये स्टेबल है, बोलते हैं, मतलब कई जगहों पे बोलते भी हैं, बट एक पैरामीटर हाफ लाइफ भी होता है, ठीक है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ
कि हाफ लाइफ कौन सा टाइम होता है, वो टाइम जिसमें वो आधा डिकम्पोज हो जाए या आधा खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब जो जिसका टी हाफ कम होगा वो रिलेटिवली अनस्टेबल होगा या वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो बस इस अनस्टेबिलिटी को बताने के लिए हम लोग शॉर्ट हाफ लाइफ बोलते हैं कि भैया इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है। और इसकी हाफ लाइफ ऐसे सालों में नहीं होती, नैनो सेकंड्स में होती है, ठीक है ना, नैनो सेकंड्स में या फेम्टो सेकंड्स में होती है। मतलब 10 टू द पावर -12 या 10 टू द पावर -15 सेकंड्स के ऑर्डर की होती है। मतलब एक सेकंड के मतलब 10 टू द पावर 15th पार्ट में होती है ये, ठीक है। तो समझो कितनी कम है, ठीक है ना। मतलब एक सेकंड का मतलब तुम 10 टू द पावर 1/15 10 टू द पावर 15 वो कर लो, फैक्टर कर लो, ठीक है ना। मतलब 1 × 1/10 टू द पावर 15 इतना टाइम, इतना कम टाइम लगता है, एक सेकंड से भी इतना कम टाइम, ठीक है ना, वो लगता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है कि जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं और शॉर्ट हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है कि टाइम टेकन फॉर 50% डिकम्पोजिशन, ठीक है। 50% डिकम्पोज होने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है, हेंस हम लोग इसको बोलते हैं कैसा होता है, रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। तो ये तीन चीजें हमने देख ली। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ अभी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट तुम कह सकते हो कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये। तुम इसको लुईस एसिड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लुईस एसिड बोल सकते हो। अब इनका मतलब क्या है वो समझ लो। तो इसके लिए ना पहले मुझे कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ। देखो कार्बोकेटाइन कैसा होता है, एक कार्बन होता है, ठीक है ना, उस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए होते हैं, ठीक है ना। या इसको हाइड्रोजन से डिनोट करने की बजाय मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, यहाँ बी लिख रहा हूँ और यहाँ कोई ग्रुप सी लगा दिया मैंने, ठीक है ना, 3 ग्रुप लगा दिए मैंने, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, एक पी ऑर्बिटल होगी और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा वो तो मैं बता चुका हूँ ना तुम्हें पिछले वाले में कि भैया कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुम क्या कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1, 2 और 3, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली कितना आएगा? sp2। तो यहाँ पर मैं एक चीज और लिख सकता हूँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा, हाइब्रिडाइजेशन वो क्या आएगा? sp2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो क्या एक p ऑर्बिटल खाली रहेगी? डेफिनेटली ना। तुमको सोचो हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब एक s px और py क्या करें? कंबाइन हो जाए। s + px + py कंबाइन हो जाए तो pz खाली रह जाएगी। तो वो pz जो खाली है ना वो ये वाली है, एक p ऑर्बिटल खाली रहेगी ना। भाई तुम्हें क्या बताया था मैंने? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है? प्लेनर होती है। प्लेनर होती है तो इसका मतलब ये ऐसा होगा कुछ, यहाँ पर एक लोब होगी उस sp2 की, ये उसकी दूसरी लोब है और ये उसकी तीसरी लोब है। और अगर देखा जाए तो ये चीज और ये चीज ये प्लेन के अंदर है। इस फोटो को मैं वापस से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। इस फोटो को वापस बना दूंगा। अभी तुम ये समझो कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 क्यों है? क्योंकि s + px + py अगर कंबाइन हो गई तो pz अभी भी खाली रह जाएगी। तो मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन मुझे पता है कैसे होती है, प्लेनर होती है। तो मैंने इसको एक प्लेन में बना दिया, है ना, एक प्लेन में बनाया। c, d और a तीनों क्या है? प्लेन में। और जो ये p ऑर्बिटल है pz वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है। तो इसको अभी हम चलो हाइब्रिडाइजेशन का मैं फिर से बता दूंगा एक बार, मेरे को लगता है शायद मुझे बताना चाहिए और ढंग से। कई लोग ऐसे थे जिनको हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट समझ में ही नहीं आया था, ठीक है ना। तो मैं बता दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले ना मैं तुम्हें ये 3 पॉइंट बता देता हूँ, देखो उसका क्या मतलब है। पहली बात तो ध्यान रखो कि जो कार्बोकेटाइन है उसके अंदर ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4 और 6। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तुमने क्या पढ़ा है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भैया हर एलिमेंट बॉन्डिंग इसलिए करता है क्योंकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, 6 ही हो रहे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, सीधी सी बात है। समझ में आ गया? डेफिशिएंट क्यों है ये तो समझ में आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्यों है वो भी समझ में आ गया। 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। लुईस एसिड का क्या मतलब होता है? देखो अभी तक तुमने ना एसिड और बेस का मतलब क्या समझा होता है कि जो बंदा H+ दे रहा है वो एसिड है, जो बंदा OH- दे रहा है वो बेस है। या तुम एक और डेफिनेशन बोल सकते हो कि जो बंदा H+ दे रहा है वो तो एसिड हो गया, जो बंदा H+ ले रहा है वो बेस हो गया, ठीक है ना। बट एसिडिटी या बेसिटी की एक और डेफिनेशन होती है
वो क्या होती है कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो क्या कहलाता है, लुईस बेस, ठीक है ना। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले ले उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे दे उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक काम करते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट को हटा दें, पहले मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, शॉर्ट हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है वो भी मैंने बता दिया अभी, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो मैंने बता दिया अभी। लुईस एसिड किसको कहते हैं, लुईस एसिड उस स्पीशीज को कहते हैं, लुईस एसिड यहीं पे लिख लेना। लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड होती है स्पीशीज which are electron deficient and can accept electrons to complete its octet are known as को मैं ऐसे लिखता हूँ KS, are known as लुईस एसिड्स, ठीक है। तो हो क्या रहा था, कार्बोकेटाइन बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है ना उसी को हम लुईस एसिड बोलते हैं, बस सीधी सी बात। तो ये तीनों पॉइंट ना कहीं इंटरकनेक्टेड है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है और उसको 8 करने, इसीलिए वो क्या कहलाता है लुईस एसिड कहलाता है। तो सिमिलरली लुईस बेस कौन होगा बताओ, लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। लुईस बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और लुईस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो ये हमने कहानी कर ली। अब मैं तुम्हें ना कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बताता हूँ। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास कहानी आएगी कि हम कार्बोकेटाइन की फोटो बनाए, सपोज ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो है इसको C की जगह ना तुम D ले लो, ठीक है ना। A B D 3 ग्रुप थे और ये कार्बन है तुम्हारे पास बीच में, C वाला कार्बन है। तो C क्या है, कार्बन है, पहली बात। यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्वेश्चन उठता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका आता है भैया यहाँ पे sp2। क्यों sp2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और 3, ठीक है। बताओ sp2 है तो क्या एक p ऑर्बिटल खाली रहेगी, हाँ रहेगी। चलो वो भी छोड़ो, पहले sp2 को बना के देख लेते हैं sp2 कैसी होती है। इसका मतलब है कि sp2 का क्या मतलब है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी बताओ, मैंने तो बताया था ना sp2 के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। बताओ बॉन्ड एंगल 120 का क्या मतलब है, इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास ये जो A B और D है ना वो एक प्लेन में बैठे हैं, सपोज वो इस प्लेन में है, ठीक है ना, इस प्लेन में बैठा हुआ है। तो अभी क्या है, sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक p ऑर्बिटल खाली बैठी हुई है, वो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज तो हुई नहीं है, तो वो p ऑर्बिटल ना कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगी। वो p ऑर्बिटल कैसे एग्जिस्ट करेगी, ऐसे, मतलब अगर ये A B और D इस प्लेन में है, इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर है, तो जो तुम्हारा ये वाली ऑर्बिटल है ना वो ऐसे रहेगी इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसका मतलब समझ में आना चाहिए तुम्हें कि A B और D को हमने बनाया ऐसा, मतलब A B और D ऐसे हैं, और ये जो p ऑर्बिटल है वो कैसे, इस तरीके से परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरा हाथ xy प्लेन में है, ये xy प्लेन है सपोज जो हाथ है मेरा, अगर हाथ xy प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, z एक्सिस होगी। तो इसका मतलब अगर ये xy प्लेन है मेरे पास में, xy प्लेन है, तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सी ऑर्बिटल होगी, ये pz ऑर्बिटल हो जाएगी, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल क्या खाली है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हमें क्या देखना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और इधर जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और एक खाली ऑर्बिटल होती है जो कौन सी ऑर्बिटल होगी, pz। अगर a b और d xy प्लेन में है तो जो ऑर्बिटल होगी वो कौन सी होगी, px होगी। अगर मैं ऐसा बोल देता कि बताओ a b और d, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि a b और d yz प्लेन में, कौन से प्लेन में है, yz प्लेन में है, तो बताओ ये ऑर्बिटल कौन सी होगी,
yz प्लेन के परपेंडिकुलर वाली। अब yz प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, x, तो उस केस में ये कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी, px ऑर्बिटल हो जाएगी। ये कंसेप्ट जिसको भी समझ में नहीं आया ना, मुझे टेक्स्ट डाल देना, ठीक है, वरना मैं इसको नेक्स्ट क्लास में रिपीट नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर सकता हूँ अगर तुम बोलोगे तो, ठीक है। ध्यान रखना, जिसको समझ में नहीं आए मुझे एक बार बोल देना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में रिपीट करके तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ध्यान रखना। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस डालता हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो देख लेना ये चीज़, जो समझ में नहीं आया बोल देना, तो मैं अगली बार बता दूंगा इसको, ठीक है।